आरक्षण एक ऐसा शब्द जिस पर बात शुरू होते ही बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है आरक्षण सामाजिक न्याय का हथियार है, कोई कहता है योग्यता के साथ समझौता है, कोई कहता है आरक्षण अभी भी जरूरी है, तो कोई सवाल करता है कि आखिर कब तक। लेकिन क्या आरक्षण सिर्फ नौकरी और कॉलेज में सीट पाने की व्यवस्था है, या फिर इसके पीछे सदियों की सामाजिक असमानता, प्रतिनिधित्व और बराबरी की एक लंबी कहानी है। आज आपको बताते हैं आरक्षण की पूरी कहानी, उसके उद्देश्य, इतिहास, विवाद और उस सवाल की जिसका जवाब आज भी हमारी राजनीति और समाज तलाश रहा है। आखिर हमें आरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब है, भारत में सदियों तक समाज में ऐसी व्यवस्थाएं रहीं जिनकी वजह से कई समुदायों को शिक्षा, मंदिरों, सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी संस्थाओं में बराबरी का अवसर नहीं मिला। जब किसी समाज के एक बड़े हिस्से को पीढ़ियों तक अवसरों से दूर रखा जाता है, तो फिर सिर्फ ये कह देना अब सबके दरवाजे खुले हैं, जो योग्य है वो आगे आए, ये काफी नहीं होता। क्योंकि दौड़ में शामिल होने की शुरुआती स्थिति ही अलग रही हो, तो सिर्फ समान नियम बना देना हमेशा समान परिणाम नहीं देता। यही से आता है सामाजिक न्याय और सकारात्मक भेदभाव का विचार। आरक्षण का मूल उद्देश्य किसी को स्थायी रूप से आगे रखना नहीं, बल्कि उन वर्गों को प्रतिनिधित्व और अवसर देना था जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा भारत बनाना जहां कानून की नजर में हर नागरिक बराबर हो। लेकिन साथ ही ये भी समझा गया कि केवल कानूनी समानता काफी नहीं, अगर सामाजिक और शैक्षणिक असमानता पहले से मौजूद हो तो इसी सोच के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व और अवसरों से जुड़े विशेष प्रावधान किए गए। बाद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था विकसित हुई। यानी आरक्षण की बहस को समझने के लिए सिर्फ किसे कितने प्रतिशत सीट मिलती है देखना काफी नहीं है। इसके पीछे संविधान का बड़ा लक्ष्य है, समान अवसर, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय। अब आते हैं आरक्षण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक पर। जी हाँ, मंडल आयोग। 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान और उनके प्रतिनिधित्व से जुड़े कई पहलुओं का अध्ययन किया और ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई। साल 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला हुआ। इसके बाद देश भर में जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई। एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। यहीं से आरक्षण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जो आज तक चल रहा है। अंग्रेजी पुलिस से भी खतरनाक पुलिस है, ये अंग्रेजों की पुलिस है, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आरक्षण, जब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता, बदलाव नहीं किया जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। ऋषभ सिंह क्रांतिकारी आजमगढ़ के धरती से मोदी सरकार। आइए आपको बताते हैं कि आज के समय में आरक्षण किन किन वर्गों के लिए है। आज भारत में आरक्षण की चर्चा मुख्य रूप से 3 वर्गों के संदर्भ में होती है, SC, ST, OBC और EWS। SC और ST आरक्षण का संबंध ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। OBC आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर विकसित हुआ। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए भी अलग आरक्षण व्यवस्था लाई गई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है, और वो है आरक्षण और गरीबी एक ही चीज नहीं है। गरीबी दूर करने के लिए छात्रवृत्ति, बेहतर सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और आर्थिक सहायता जैसी नीतियां भी उतनी ही जरूरी हैं। ऐतिहासिक असमानता को कम करना और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। अगर किसी समुदाय की सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों या फिर प्रशासन में लंबे समय तक बहुत कम भागीदारी रही हो, तो आरक्षण उसे प्रतिनिधित्व का अवसर दे सकता है। लेकिन आरक्षण के आलोचक भी कई सवाल उठाते हैं, जैसे क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन आरक्षण से बाहर के लोगों के लिए
पर्याप्त अवसर है? क्या आरक्षण की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरक्षण अकेले सामाजिक असमानता खत्म कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल कमजोर है, उच्च शिक्षा महंगी है, रोजगार के अवसर कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं सीमित हैं, तो सिर्फ आरक्षण से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। आरक्षण की बहस में अक्सर एक शब्द आता है, मेरिट। लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए कि मेरिट बनती कैसे है? क्या मेरिट सिर्फ परीक्षा में मिले नंबर हैं, या फिर उसके पीछे स्कूल की गुणवत्ता, परिवार की आर्थिक हालात, कोचिंग की सुविधा, किताबें, इंटरनेट, भाषा और सामाजिक माहौल भी भूमिका निभाते हैं। एक बच्चे को बचपन से अच्छी शिक्षा, बेहतर संसाधन और प्रतियोगी माहौल मिलता है। दूसरा बच्चा सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करता है। अगर दोनों से बिल्कुल समान परिणाम की उम्मीद की जाए, तो क्या वास्तव में समान अवसर होगा? इसलिए आरक्षण की बहस को मेरिट बनाम आरक्षण की लड़ाई बनाने के बजाय हमें समान अवसर बनाम असमान परिस्थितियों के नजरिए से भी देखना चाहिए। कुछ लोगों का समझना है कि आरक्षण कोई जादू की छड़ी है। नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और न ही इसे सिर्फ चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाकर समझा जा सकता है। जरूरत है बेहतर सरकारी शिक्षा की, रोजगार के अवसरों की, समान सुविधाओं की और हर वर्ग के वास्तविक प्रतिनिधित्व की। क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या फिर नहीं। असली सवाल ये है कि क्या भारत में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का वास्तविक और समान अवसर मिल रहा है? जब तक इस सवाल का जवाब पूरी तरह से हाँ नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण में बहस जारी रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या आरक्षण सामाजिक न्याय का जरूरी साधन है या अब इसकी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।